अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए तो क्या होगा। सोचिए, एक सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ने वाली हो, पर उस रोशनी को पीछे छोड़ते हुए आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दे। घड़ी की सुइयां जैसे थम गई हों। चारों ओर सायरन, बंकर, गोलियों की आवाज और टेलीविजन स्क्रीन पर एक ही हेडलाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दो पड़ोसी देश जिनकी रगों में सदियों की विरासत है, आज आमने सामने हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में कौन सी ताकत किस पर भारी पड़ेगी? कौन सी रणनीति जमीन पर कारगर साबित होगी? और अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो खत्म कहां और कैसे होगा? भारत और पाकिस्तान, दो देश जिनके बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से एलओसी यानी लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल हमेशा से तनाव का केंद्र रही है। दोनों देशों के बीच इतिहास गवाह है कारगिल, पुलवामा, उरी जैसे कई टकरावों का। पर आज हम बात कर रहे हैं एक फिक्शनल लेकिन रियलिस्टिक वॉर सिमुलेशन की, जहां हम देखेंगे कि अगर युद्ध हुआ तो जमीनी हकीकत क्या होगी और कौन सा देश किस मामले में आगे निकलेगा। भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में होती है। लगभग 14.5 लाख सक्रिय सैनिक, 11.5 लाख रिजर्व फोर्स और 21 लाख से ज्यादा अर्ध सैनिक बल भारत के पास हैं। वहीं पाकिस्तान के पास करीब 6.4 लाख एक्टिव और 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। संख्या के लिहाज से भारत की बढ़त साफ है, लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीता जाता। तकनीक, रणनीति और मनोबल भी उतना ही अहम होता है। वायुसेना की बात करें तो भारत के पास 2,200 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें सूतीस MKI, राफेल, मिराज 2000 और तेजास जैसे घातक फाइटर जेट्स शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 1,400 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें F-16 और JF-16 प्रमुख हैं। पर भारत की S-400 जैसी एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे जबरदस्त बढ़त देती है। अब बात करते हैं समुद्र की। भारत की नौसेना तीनों सेनाओं में सबसे उन्नत और एक्टिव मानी जाती है। विक्रंट और विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, 17 से ज्यादा सबमरीन और अरब सागर में प्रभुत्व की स्थिति भारत को एक भारी नेवल ताकत बनाती है। पाकिस्तान के पास मात्र 8 सबमरीन हैं और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। अगर समुद्र युद्ध छिड़ता है तो भारत कराची पोर्ट की नाकाबंदी कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सीधे निशाने पर ले सकता है। अब सबसे संवेदनशील मुद्दा, परमाणु हथियार। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले हमला नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान की नीति अस्पष्ट है और वह लगातार टैक्टिकल न्यूक्स की धमकी देता रहा है। भारत के पास अग्निवी जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, वहीं पाकिस्तान के पास शहीन और बबूर जैसे मिसाइल सिस्टम है। भारत की ट्रायड कैपेसिटी यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता उसे एक निर्णायक बढ़त देती है। अब आते हैं युद्ध सिमुलेशन पर। अगर पाकिस्तान लोकेशन पर सीमित हमला करता है तो भारत जवाब में आर्टिलरी फायरिंग से शुरुआत करेगा। अगले दिन भारतीय एयरफोर्स आतंकवादी कैंपों पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स करेगी, जैसे बालाकोट स्ट्राइक में हुआ था। पाकिस्तान जवाब में F-16 और JF-16 से भारत पर हमला करेगा, लेकिन भारत की S-400 आकाश और स्वदेशी रडार टेक्नोलॉजी उन्हें रोक लेगी। चौथे दिन भारत की नौसेना कराची पोर्ट को चारों ओर से घेर लेगी, जिससे पाकिस्तान का समुद्री व्यापार ठप हो जाएगा। INS चक्र और अरिहंत क्लास सबमरीन पाकिस्तान की नेवी को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकती हैं। पांचवें दिन भारतीय स्पेशल फोर्स POK में घुसपैठ कर आतंकी बेस तबाह कर सकती हैं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बीच में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत युद्ध रोकने से पहले कूटनीतिक दबाव और सैन्य दबदबा दोनों बनाना चाहेगा। अगर पाकिस्तान को लगे कि हार निश्चित है तो वह टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑप्शन की धमकी दे सकता है, लेकिन भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी और कड़ी जवाबी नीति उसे रोकेगी। भारत की ताकतें हैं बड़ा और अनुशासित सैन्य बल, उच्च तकनीकी हथियार, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट और मजबूत घरेलू रक्षा इंडस्ट्री। वहीं पाकिस्तान की मजबूती है तेजी से जवाब देने की नीति,
घुसपैठ आधारित हाइब्रिड वॉर और चीन से सैन्य सहयोग। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच ये है कि चाहे कौन जीते, हार इंसानियत की होगी। शहर उजड़ेंगे, जिंदगियां तबाह होंगी, लाखों लोग विस्थापित होंगे। युद्ध का कोई असली विजेता नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सैन्य ताकत जरूर बढ़ाएं, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से हर विवाद का हल निकालें। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या हम युद्ध टाल सकते हैं? क्या हम अपने आने वाले कल को बारूद से नहीं, समझदारी से बचा सकते हैं? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या भारत को अपनी नो फर्स्ट यूज नीति बदलनी चाहिए या बनाए रखनी चाहिए?